नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई के सीएसटी से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं ग्वालियर से आई परेशान करने वाली एक खबर से, जहां के जाने माने झांसी रोड पर दिन दहाड़े अपहरण की एक वारदात हुई है। एक लड़की बस से उतरती है, रिक्शा में बैठती है और तभी बाइक पर सवार दो नकाबपोश आते हैं, उसे उठा कर ले जाते हैं। जब अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया तब युवती बस से उतरी थी और ई रिक्शा से कहीं जा रही थी। ये पूरी घटना पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। युवती भिंड की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल चेकिंग और नाकाबंदी शुरू कर दी है, लेकिन अभी युवती का कोई पता नहीं चल सका है। अरे सुबह बच्ची गांव से आ रही थी बस में। सुबह तो यहाँ 9 बजे 9:15 बजे करीब पेट्रोल पंप पे वो उतरी यहाँ पे, तो दो लड़के आए पे मोटरसाइकिल से। हम उसको लेने आए, तब तक वो मोटरसाइकिल पे उसको ज़बरदस्ती पकड़ के बैठाए। वो उतरने की कोशिश करी तो उसको दोबारा पटक लिया और उसको लेके चले गए। कहाँ से आई थी बच्ची? इधर गांव से आई थी, लाहौर से। यहाँ पे क्यों आई थी? हम अपने यहाँ बुलवाया, कार्यक्रम था हमारे यहाँ 23 तारीख का। इसमें कहाँ पर? कैलाश टॉकीज पे रहते हैं। सुबह की आज की घटना है और इसमें जो भी परिजनों से बात की है तो ये लोग मूलतः भिंड के रहने वाले हैं जो परिजन हैं, और वहाँ से ही आए थे, बस स्टैंड पे उतरे हैं और फिर ये मोटरसाइकिल पे दो लड़के जो है इसको लड़की को लेके गए। उनको शंका भी उस पर है क्योंकि कुछ दिनों पहले शायद उनके गांव में भी एक लड़का जो है प्रेम प्रसंग के चलते उनके यहाँ आया था और उसके पे भी कोई प्रकरण पंजीबद्ध कराया था। तो हम लोग उस पर प्रकरण पंजीबद्ध करके इनकी तलाश करवा रहे हैं और शीघ्र इनको पकड़ें। और उनके गांव के जहाँ मूलतः रहने वाले हैं वहीं का एक लड़के का नाम आया है जो पहले भी इस तरह का कुछ प्रयास वहाँ पर भिंड में भी कर चुका, घर पे आया था और इस तरह की बात आई। और अब अगली खबर उत्तरकाशी से, जहां टनल में अभी 41 लोग फंसे हुए हैं और इससे जुड़ी एक राहत भरी जानकारी ये है कि अंदर फंसे लोगों के लिए खाने का पाइप फिट कर दिया गया है। मलबे को पार करके 53 मीटर का पाइप लगाने में कामयाबी मिल गई है। ये पाइप 6 इंच चौड़ा है। इसके जरिए दलिया और खिचड़ी भेजा जाएगा। अंदर लोगों से बातचीत में भी कामयाबी मिली है। वॉकी टॉकी भेजने की भी कोशिश की जाएगी। इस सुरंग में फंसे 41 मजदूरों का सुरक्षित बाहर निकलने का इंतजार 9 दिन लंबा हो चुका है। उन्हें बाहर निकालने के लिए अब तक जितने भी तरीके आजमाए गए, कोई भी कामयाब नहीं हो पाया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर राहत बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली है। पीएम ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक बचाव उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि फंसे श्रमिकों का मनोबल बनाए रखने की जरूरत है। 9 दिन से ज़्यादा का समय गुजर चुका है, लेकिन अभी भी इंतज़ार किया जा रहा है कि कब वो 41 जिंदगियां इस टनल से बाहर निकलेगी। लगातार प्लान पे प्लान बनाए जा रहे हैं, लेकिन अब सक्सेस जो है प्लान का वो कोई नहीं आया है। एग्जीक्यूट जो हो रहा है, सिर्फ एक प्लान किया जा रहा है। वो जो टनल के अंदर ऑगर मशीन है वही इस वक्त सबसे मेन महत्वपूर्ण अगर दिया जा रहा है। इसके अलावा वर्टिकल है, वर्टिकल में सड़क बन चुकी है और लगभग देर रात तक सड़क जो रैंप है वहाँ तक पहुँच जाएगी। इसके अलावा जो दुओ और प्लान है हॉरिजॉन्टल दोनों, यानी इस टनल के राइट और लेफ्ट में जो प्लान है, जो हॉरिजॉन्टल प्लान बनना है वो अभी तक उस पर काम नहीं हुआ है। इसके अलावा बड़कोट से एक और जो टनल पे ड्रिल होनी है वो अभी तक नहीं हो पाई है। कुल मिलाकर यहाँ पर तमाम तरह की मशीनें आ रही है, तमाम तरह के यहाँ पर एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और वो इस बात का भरोसा दे रहे हैं कि जल्द ही यहाँ पर उन लोगों को बाहर निकाल लिया जाएगा। खाने पीने के लिए उनको नया पाइप डाला गया, करीबन 6 इंच का 60 मीटर का पाइप डाला गया। ड्राई फ्रूट्स थे, इसके अलावा मूंगफलियां थी, चने थे, उबले हुए चने थे, मुरमुरे थे, ये चीज़ दी जा रही थी। अब जो नॉर्मल फूड होता है उसकी देने की प्लानिंग है, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ऑपरेशन लंबा खिंचा तो ऐसे में इन लोगों को फूड ज़रूर दिया जाना चाहिए और अच्छा फूड दिया जाना है ताकि ये लंबा सर्वाइव कर सके। चीज़ें देखी जाए तो फिलहाल आज का दिन भी कुछ हाथ नहीं लगा और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनके परिजन थे उनको सिर्फ ये उम्मीद लगी कि उनको जल्दी निकाला जाएगा। उसके लिए यहाँ पर तेज़ी से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल अभी 9 दिन के बाद भी जो पहले दिन की चीज़ें थी वही अभी फिलहाल स्थिति जस की तस बनी हुई है। सिलकारा टनल से वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम सिंह साथ किशोर रावत। और अब अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां चुनावी हिंसा में ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है। वारदात को इस तरह से अंजाम दिया गया कि ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक शख्स को कार में जिंदा जला दिया गया, वहीं भागने की कोशिश कर रहे लोगों पर फायरिंग की गई। इस मामले में 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट देखिए। शिवपुरी के चक्रामपुर गांव में पीड़ितों के लिए चुनाव की एक कतार कातिल बन गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि फर्जी वोटिंग करने वालों को रोकने की वजह से 200 लोगों ने उनके घर को घेरा, गाड़ी में आग लगा दी। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई।
मामला 17 तारीख का है। प्रशासन आरोपियों के घर को ढा चुका है। 14 लोग गिरफ्तार हैं। कुशवाहा परिवार और भदौरिया परिवार के बीच में पूर्व का विवाद था, उसको लेकर झगड़ा हुआ। इसमें दोनों पक्ष के, एक पक्ष का 7 लोग घायल हुआ है और दूसरे पक्ष का 1 घायल हुआ। इसमें दोनों पक्ष की FIR हो गई है और उसमें गिरफ्तारी के लिए टीमें भेजी गई है। शीघ्र लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी, उनको जेल भेजा जाएगा। 2 महीने पहले गणेश चतुर्थी पर जुलूस में डीजे पर गाना बजाने को लेकर योगेंद्र भदौरिया और वीर सिंह कुशवाहा में विवाद हुआ था। इसके बाद से ही दोनों परिवारों में तनातनी भी थी। प्रशासन को बताया है, जो घटना हमारे चक्रामपुर में हुई है उसके लिए हमने ये चक्का जाम किया था। तो हमारी 3 डेथ हो चुकी हैं और ये मैसेज हमने प्रशासन को दिया था कि आप जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करें, कार्रवाई करके हमें सूचित करें, और नहीं तो अन्यथा हमारे लोगों के, कई लोगों के फोन आ रहे हैं, तो हम उनको अब विश्वास कैसे दिलाएं। हादसे में 4 लोग अभी भी ग्वालियर के अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। शिवपुरी जिले की नरवर तहसील के चक्रामपुर गांव में दुश्मनी 2 परिवारों के बीच पुरानी थी। दरअसल विवाद हुआ था गणेश विसर्जन को लेकर, लेकिन ये चुनावी रंजिश में बदल गई और हुआ ये कि चक्रामपुर में वोट डाले जा रहे थे। वोट डालने के दौरान एक पक्ष ने कहा कि वोट फर्जी हैं, दूसरे पक्ष ने कहा कि वोट असली है। विवाद हुआ और विवाद की परिणति ये हुई कि 3 लोगों को मतदान की रात मौत की नींद सुला दिया गया। पुलिस ने इस पूरे गांव को छावनी में बदल दिया है, लेकिन ये जो परिवार जिसके 3 सदस्य मारे गए, उसके घर का मातम कब खत्म होगा कोई नहीं जानता। शिवपुरी से अतुल गौड़, NDTV। और अब अगली खबर बेंगलुरु से, जहां एक बार फिर बिजली विभाग की ओर से लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसके कारण एक मां और उसके 9 महीने की बेटी की जान चली गई। एक फुटपाथ पे झूलते बिजली की तार के ये चपेट में आ गए और इस वजह से 4 अधिकारियों समेत 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो वहीं सरकार ने 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। पूर्वी बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड के इसी फुटपाथ पर रविवार सुबह दर्दनाक घटना हुई। गांव से वापस बेंगलुरु आते हुए अपने घर के रास्ते में पति पत्नी और उनकी 9 महीने की बच्ची खुले तार की चपेट में आ गए। पति तो बच गया, लेकिन पत्नी और बच्ची की वहीं मौत हो गई। मेरी बेटी ने मुझे फोन किया और रोने लगी। मैंने सोचा कि पति पत्नी में झगड़ा हो गया है। मेरा घर घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर था। मैं वहां पहुंची, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाई। मामला शहर के बीच में हुआ, इसलिए हंगामा मचा तो बिजली विभाग ने कार्रवाई शुरू की। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, जूनियर पावरमैन और लाइनमैन को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इससे पहले पिछले साल एक लड़की और एक युवक की 2 अलग अलग घटनाओं में खुले तार की चपेट में आने से मौत हो गई थी। जहां मां बेटी की मौत हुई, वहां के लोग सकते में हैं। मैं यहाँ 15 साल से रह रही हूँ। पहली बार ऐसी घटना सुनी है। बहुत ही दुखद और असहनीय है। हम सभी फुटपाथ पर चलते हैं और खतरा सभी के लिए है। इस शहर में पिछले तकरीबन 1.5 सालों के दौरान लाइव वायर की वजह से 3 अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की जान जा चुकी है। बिजली के तारों और खंभों की समय समय पर जरूरी मरम्मत नहीं की जाती। ऐसे में तार टूटकर फुटपाथ पर लटकते हैं, जो कि जानलेवा हादसों की वजह बनते हैं। बेंगलुरु से निहाल किदवई, NDTV इंडिया। 5 राज्यों में चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए कैश, शराब जैसे तरह तरह के सामान जुटाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इन राज्यों से 1760 करोड़ के ऐसे सामान बरामद किए गए। इनमें कैश, शराब, ड्रग्स, गहने तक शामिल हैं। देखिए रिपोर्ट। तेलंगाना में चुनाव प्रचार जोरों पर है। वोट पड़ने में 10 दिन बाकी हैं। लेकिन वोटरों को लुभाने के लिए उम्मीदवार अभी से तरह तरह के हथकंडे अपनाने और साधन जुटाने में लगे हैं। चुनाव आयोग की सतर्कता की वजह से रोज काफी कुछ सामान पकड़ा जा रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक तेलंगाना में इस सोमवार तक 225 करोड़ की नकदी, 86 करोड़ से ऊपर की शराब, 103 करोड़ से ऊपर के ड्रग्स,
191 करोड़ से ऊपर का सोना चांदी, 52 करोड़ से ऊपर की दूसरी चीजें बरामद की गई हैं। वहीं कुल रकम 659 करोड़ के पार है। तेलंगाना लेकिन पैसे और शराब के खेल में अकेला नहीं है। राजस्थान चुनाव प्रचार में ही नहीं, चुनावी लेन देन तेलंगाना को टक्कर दे रहा है। राजस्थान में 25 तारीख को वोट पड़ने हैं। इसके पहले चुनाव आयोग ने वहां से अब तक 93 करोड़ की नकदी, 51 करोड़ से ऊपर की शराब, 91 करोड़ से ऊपर के ड्रग्स, 73 करोड़ से ऊपर का सोना चांदी, 341 करोड़ से ऊपर के बाकी सामान बरामद किए हैं और कुल रकम 650 करोड़ के ऊपर है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वोट डाले जा चुके हैं। वहां भी चुनाव आयोग ने करोड़ों की रकम बरामद की है। मिजोरम में भी 50 करोड़ के आसपास के साधन जब्त किए गए हैं। कुल जब्ती 1760 करोड़ के ऊपर की है। इससे लोकतांत्रिक शुचिता को लेकर हमारे राजनीतिक दलों की गंभीरता की कुछ असलियत खुलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब में पुलिस की सख्ती और सक्रियता के बावजूद शनिवार और रविवार को कुल 1377 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गई हैं और इस वजह से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर देखें तो बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। 23 नवंबर के बाद इसकी और खराब होने की आशंका है। हिमांशु शेखर की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में कई इलाकों में किसानों और पुलिस में झड़प जारी है। मामला पराली जलाने का है, जिसको लेकर किसानों पर केस हो रहे हैं। सोमवार को पंजाब के किसानों ने राज्य में डीसी दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान भी धक्का मुक्की होती रही। जब किसान को सरकार गंभीरता से नहीं लेती और ना केंद्र सरकार ना पंजाब सरकार, वो कहती है कि किसानों पर पर्चे करो और किसानों को जेल में डालो, और वो जो पराली का मसला है उस पर कोई भी वो गंभीरता नहीं दिखाती कि हालांकि पंजाब सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो किसानों को बोनस दे 200 रुपये प्रति क्विंटल और जहाँ 5000 रुपये जो है प्रति एकड़ मुआवजा दे, ताकि किसान पराली को नष्ट कर सके। दरअसल प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और कैबिनेट सचिव के दिशा निर्देश के बाद पंजाब पुलिस ने पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की है। 8 नवंबर के बाद अब तक दोषी किसानों के खिलाफ कुल 932 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। 7405 मामलों में 1 करोड़ 67 लाख तक जुर्माना लगाया गया है। पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य में 1072 फ्लाइंग स्क्वाड्स तैनात किए गए हैं। पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को समझाने के लिए पुलिस अधिकारियों ने किसान नेताओं के साथ 2189 मीटिंग की है। पंजाब में पुलिस और प्रशासन की सख्ती की वजह से पराली जलाने की घटनाएं कुछ कम जरूर हुई हैं, लेकिन अब भी पूरी तरह से नहीं रुक पाई है। इस वजह से दिल्ली एनसीआर इलाके में बुधवार तक प्रदूषण का स्तर वेरी पुअर कैटेगरी में बने रहने की आशंका है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी के मुताबिक 23 नवंबर के बाद दिल्ली एनसीआर इलाके में वातावरण में बदलाव होगा, हवा की रफ्तार थम जाएगी और प्रदूषण का स्तर एक बार फिर सीवियर कैटेगरी तक पहुंच सकता है। नॉर्थ वेस्टर्ली विंड रहने की उम्मीद है। एवरेज वही 10 to 20 किलोमीटर पर आवर्स तक ऑन एवरेज। और उसके बाद अगर आप जो सैटेलाइट पिक्चर्स देखेंगे कि आपको क्लाउड पैच दिख रहा है, हालांकि इस समय तो बहुत प्रोमिनेंट सा दिख रहा है, लेकिन आते आते ये वीक हो जाएगा और ये 23rd को जम्मू कश्मीर वगैरह में लाइट स्नोफॉल रेनफॉल दे सकता है। और इसके कारण क्या होगा, फिर थोड़ा यहाँ पे विंड पैटर्न चेंज होने की उम्मीद है, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद एनसीआर रीजन, ये सारा रीजन हरियाणा यूपी में ईस्टर्ली विंड्स आने का उम्मीद है। पंजाब सरकार के मुताबिक सख्ती का असर जमीन पर दिखने लगा है। पिछले शनिवार को सिर्फ 637 और रविवार को करीब 740 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गयी। आप किसानों पर फाइन लगा रहे हैं, आप कितने एसयूवी ड्राइवर के ऊपर फाइन लगाते हैं दिल्ली में, राइट? तो बात तो समाधान की है, बात ये नहीं कि आप सिर्फ पेनलाइज करें। आज और 2 दिन शायद वेरी पुअर कैटेगरी में हम रहेंगे, पर उसके बाद फिर से मौसम में बदलाव आएगा और जब शायद हम सीवियर तक फिर पहुँचे। तो अब इसके लिए जो प्रेपरेशन, जो तैयारी है, वो हमें अभी से करना है। जाहिर है दिल्ली एनसीआर इलाके में प्रदूषण के मोर्चे पर संकट कुछ दिन और बना रहेगा। मोहम्मद गजाली और कैमरा पर्सन कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।
और आधा नवंबर महीना बीत चुका है, मुंबई वासी फिर भी तपती गर्मी में जी रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार की जो सर्दी है मुंबई में वो थोड़ी गर्म रहने वाली है। मुंबई वासी और पर्यटक दोनों परेशान हैं। देखिए रिपोर्ट। देश के कई हिस्सों में मौसम बदल चुका है, ठंड का एहसास होने लगा है, लेकिन मुंबई अब भी 34 से 36 डिग्री गर्मी में तप रही है। आधा नवंबर बीत जाने के बाद भी सूरज के तेवर गर्म दिख रहे हैं और दोपहर में गर्मी का एहसास हो रहा है। मुंबईकरों के साथ पर्यटक भी परेशान हैं। बहुत गर्मी है, पोल्यूशन की वजह से बहुत ह्यूमिडिटी बढ़ गया है, इसकी वजह से बहुत गर्मी है। तो कभी इससे पहले कभी इस तरह का कभी नहीं, ऐसे कभी नहीं हुआ। नहीं, नवंबर के समय कैसा होता था? नवंबर का समय का वेदर ठंडा होता था, प्लेजेंट होता था, पर अभी ऐसा नहीं हो रहा है। तो कितनी प्रॉब्लम होती है दिन में निकलने में? और बहुत गर्मी होती है, लाइक जो ठंडी होनी चाहिए उसके लिए बहुत दिक्कत होती है ट्रैवलिंग करने में, स्वेटिंग। हाँ, बहुत। आप क्या बोलोगे? आपको भी लग रहा है कि गर्मी बढ़ी हुई है? हाँ, गर्मी तो बढ़ी है यहाँ पे पहले से। एक्चुअली पहले इतना नहीं होता था, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मुंबई में गर्मी, ह्यूमिडिटी बहुत है। निकलने में, कहीं घूमने में भी ऐसा लग रहा है, सोचना पड़ रहा है कितनी बार कि जाए कि ना जाए। ऐसा वेदर थोड़ा हॉट है। आप लोगों के नवंबर का महीना कैसा होता था? टाइप ऑफ थोड़ा कोल्ड होता था, इतना ज़्यादा गर्मी तो कभी नहीं हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है। अब वो पोल्यूशन की वजह से क्या वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत है इस बार गर्मी तो, और इस बार पोल्यूशन भी बहुत है। हाँ, वो तो है, पोल्यूशन तो बहुत है। दिवाली के बाद से तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है। अच्छा, आप लोग हैदराबाद से? हाँ, हैदराबाद में ठंडी है एक्चुअली। यहाँ पे बहुत गर्मी है कंपेयर, एक्चुअली लोनावाला में ठंडी होगी ऐसा सोच के आए थे, पर वहाँ पे भी बहुत गर्म है। और यहाँ पे तो काफी ह्यूमिडिटी और पोल्यूशन का भी थोड़ा ज़्यादा है। अभी एसी से बाहर निकले पूरा पसीना पसीना हो रहा है। आप दिल्ली से? जी। तो आपको कैसा लग रहा है शहर? अच्छा लग रहा है इधर पोल्यूशन तो, लेकिन वहाँ से कम लग रहा होगा? कम, हाँ, दिल्ली से हाँ, थोड़ा दिवाली की वजह से पोल्यूशन उधर ज़्यादा है, बट यहाँ पे पटाखे नहीं छुटाने देते होंगे, इस वजह से थोड़ा पोल्यूशन कम है। वहाँ पे तो टेम्परेचर अच्छा है, 25 आई थिंक प्लेजेंट हो गया। प्लेजेंट है। सो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट अच्छा है, बॉम्बे शहर अच्छा है। फर्स्ट टाइम विजिट है मेरा, तो हाँ, फर्स्ट टाइम आया। थोड़ा अलग लग रहा है कि नवंबर में भी गर्मी का एहसास हो रहा है शहर में? नहीं, इधर तो गर्मी, हाँ, गर्मी का एहसास हो रहा है। जैसे गुजरात क्रॉस किया, गर्मी है। मुंबई में औसत अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा है। आईएमडी मुंबई के निदेशक सुनील कामले की माने तो इस बार शहर में सर्दी थोड़ी गर्म रहने वाली है। हमारा फोरकास्ट है नवंबर महीने के लिए, जो मिनिमम टेम्परेचर है वो थोड़ा सा अबव नॉर्मल रहने वाला है। तो जो हम लोग सोचते थे कि थोड़ी सी ठंड पड़ेगी, तो थोड़ी ठंड कम पड़ने की संभावना है। आप जानते होंगे कि लास्ट 12 तारीख से बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोन फॉर्मेशन हुआ था। वो साइक्लोन फॉर्मेशन होने के कारण, मॉइस्चर इनकर्शन होने के कारण टेम्परेचर में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है, और ये बढ़ोतरी अभी 2-3 दिन तक रहेगी। और जो मिनिमम टेम्परेचर है, जो हमारे महाराष्ट्र में मिनिमम टेम्परेचर है, आने वाले 2-3 दिन के बाद 2 से 3 डिग्री ड्रॉप होने की संभावना है। पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र उतना ठंडा नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। अरब सागर गर्म है, हवा के बदलाव में पूर्वोत्तर भागों में ठंडी हवा आ रही है। हालांकि अरब सागर से आने वाली गर्म हवाओं के कारण मुंबई पर इसका खास प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए शहर में उमस बनी हुई है। स्काईमेट के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर महेश पलावट इसे क्लाइमेट चेंज का असर बता रहे हैं। उत्तर भारत और मध्य भारत में भी कभी कभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से बारिश हो जाती थी, जिससे कि तापमान गिरते थे। तो इस तरह का कोई भी एपिसोड अभी तक दिखाई नहीं दिया है। तो इसको हम क्लाइमेट चेंज से जोड़ करके भी देख सकते हैं कि पिछले साल भी हमने देखा था कि दिसंबर तक बड़े वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आए थे, पहाड़ों पर हैवी स्नोफॉल नहीं हुआ था, और जो सर्दियां थी वो डिले हुई थी, और जो दिसंबर का महीना था, नवंबर का महीना था, वो काफी ज्यादा गर्म निकला था। तो इस बार भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि जो सर्दी है वो डिले हो जाएगी, और ये अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो मंथ के एंड में आने की संभावना है। मुंबई ने इस बार मौसम की मार खूब झेली है। बेमौसम बारिश, ओले, भीषण गर्मी, बरसात में बारिश की कमी, लंबे समय तक प्रदूषित हवा और सर्द में गर्मी का एहसास। सिलसिला अभी थमा नहीं है। मुंबई से कैमरामैन अमित पवार के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और गोवा में लग चुका है फिल्मों का मेला। दिखाएंगे आपको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की झलक। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लग चुका है। क्या है इस बार आकर्षण का केंद्र? श्री रूपा की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आइए जानते हैं कि लोगों का क्या कहना है। ये 42nd जो इंटरनेशनल इंडियन ट्रेड फेयर है, जो नई बिल्डिंग में हो रहा है, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं।
सर आपका नाम क्या है? राजू गुप्ता फ्रॉम दिल्ली। तो सर ये आपका पहला ट्रेड फेयर है क्या पहले भी ट्रेड फेयर आए हैं? मैं इससे पहले लगभग 20 ईयर्स पहले आया था, तो जब में और अब में बहुत चेंज आ गया है। और अभी जो हमारे सरकार का सिस्टम है बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छे से इसको सेटअप किया गया है। और यहाँ पर आए हुए यात्रियों को लोगों को देखने के लिए बहुत सी सुविधाएं। तो आपको जैसे यहाँ पर पहले क्या होता था कि वो जो बिल्डिंग थी वो काफ़ी चौड़ी बिल्डिंग थी, काफ़ी स्प्रेड हुई बिल्डिंग, तो अभी जो है एक ही जगह के अंदर सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो आपका वो आपको ज़्यादा पहले जो आप घूम सकते थे एक ही जगह के अंदर वो ज़्यादा पहले ज़्यादा बेटर, उसमें घूमने के लिए ज़्यादा एरिया मिलता था। लेकिन ये भी बेटर है बच्चों के साथ, इसमें आपको ज़्यादा जगह नहीं जाना पड़ता, एक ही हॉल में आप कई चीज़ें देख सकते हैं। तो मैम ये पहली बार आप ट्रेड फेयर पे आ रहे हैं? नहीं, हम हर साल आते हैं। तो ये पहली बार जो है ये नई बिल्डिंग में हो रहा है और सब कुछ पूरी बिल्डिंग में है, तो आपका क्या कहना है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? ये पहले है ना कंजेस्टेड सा था, अब क्या थोड़ा सा खुला लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ये आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है? यस। और मैम आपका नाम? संगीता जैन। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर? खूब सारी शॉपिंग करी है, खूब मज़ा आया है।